Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 18 June 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला article है, it is with regard to the continuation from yesterday. We had seen हमारे प्रधानमंत्री गए हैं कनाडा to attend the G7 summit. तो G7 का बेसिक्स तो हमने किया था, बट इस मीटिंग में क्या हुआ है ये अभी हम जानते हैं. तो इस मीटिंग में the focus of this meeting that we see was also highlighted by India on global south. अब ये term global south इसका मतलब क्या है उसके लिए थोड़ा बेसिक्स हम देखते हैं. ग्लोबल साउथ इट इज मेनली दोज कंट्रीज दैट आर लेस डेवलप्ड. ठीक है, और अगर आप लेस डेवलप्ड कंट्रीज देखते हो यू विल मोस्टली फाइंड देम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए इसको ग्लोबल साउथ क्या बोलते हैं. सो इफ यू कैन सी द मैप हियर यू विल सी दैट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, right? If you talk about these countries, the Southeast Asian countries, they are considered mainly coming from the less developed countries, right? तो इसीलिए ये term आता है global south. एंड इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें ग्लोबल नॉर्थ में कंट्रीज कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, यू सी नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, राइट? सो दीज आर मेनली सम कंट्रीज दैट आर रिच. तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ. एंड इट इज सो कि हम देखते हैं इन द मैप दे आर डिवाइडेड बाय लाइक यू नो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यू हैव डेवलप्ड, सदर्न हेमिस्फीयर यू हैव अंडर डेवलप्ड. बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो भी नॉर्थ में है वो डेवलप्ड ही है या साउथ में है वो अंडर डेवलप्ड ही है, ऐसा नहीं है. बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया इवन दो इट इज डाउन दैट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज स्टिल अ डेवलप्ड कंट्री. सो वी कैन नेवर टर्म इट एज कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, बट नो दैट वुडंट बी द राइट आंसर टू से ग्लोबल साउथ. आप यहाँ पे याद रखना कि जो लेस डेवलप्ड है उनको ही हम ये कहेंगे. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया ने क्या कहा. इंडिया ने कहा कि हमको प्रायोरिटाइज करना है ग्लोबल साउथ को, जो उनके प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं वी नीड टू कंसिडर दैट. फर्दर ट्रंप यहाँ पे यानी कि जो यूएस प्रेसिडेंट है इन्होंने कहा कि हम रशिया को यहाँ पे इनविटेशन एक्सटेंड करना चाहिए, एंड ना केवल रशिया को, वी ऑल्सो नीड टू गिव दैट इन्विटेशन टू चाइना एज वेल. यानी कि अभी G7 है उसको G8 नहीं G9 करना चाहिए इज व्हाट Trump has proposed. And Russia in fact was a part of G7, राइट? G8 भी बना था बीच में, बट 2014 में रशिया को हटाया. ओके, एंड ही कॉल्स दिस रिमूवल एज बिगेस्ट मिस्टेक. रिमूवल इसीलिए हुआ बिकॉज 2014 में रशिया ने अनेक्स किया क्रीमिया को, एंड दैट इज व्हाई द कंट्रीज डिसाइडेड टू रिमूव देम. राइट नाउ इस बार का जो करंट थीम्स की अगर हम बात करें G7 मीटिंग में, व्हाट वाज द मेजर फोकस ऑन? द फोकस हियर वाज ऑन प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज around the world. It is with regard to building energy security and digital transition as well as securing the partnerships of the future. ठीक है, तो ये तीन मेजर समिट या यू कैन से मेजर यहाँ पे एजेंडा थे इस G7 के मीटिंग में. फर्दर इंडिया ने यहाँ पे अलायंस या मीटिंग किया कुछ और कंट्रीज के साथ. Now which are these countries? What are the names of their prime ministers, presidents? You have to remember that, right? Because ये न्यूज में है. So remember the meetings that India had apart from the G7. South Korean के साथ we had the who was the president there? We have Lee Jae-myung. He's a new president, right? So that is why important. पिछले वाले को impeach किया गया था उनके पार्लियामेंट में. Further Mexican president, she is the first woman president of Mexico, which is Claudia Sheinbaum. तो ये first ever interaction हुआ. So यहाँ पे आपको questions आ सकते हैं. Apart from that, Ukraine president Volodymyr Zelensky, इनके साथ भी यहाँ पे मीटिंग हुआ. सो दिस इज अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट मीटिंग बिकॉज इंडिया रशिया अभी अपना मीटिंग होने वाला है, बाइलैटरल मीटिंग होगा इंडिया और रशिया के साथ. सो इस बैकड्रॉप पे हम देखते हैं कि इनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ दैट कैन बी अफेक्टेड इन द कमिंग फ्यूचर मीटिंग्स दैट वी सी विद व्लादिमीर पुतिन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा G7 के बारे में, एंड वी सी दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर आज गए हैं क्रोएशिया. Yesterday he was in Cyprus.
टुडे ही इज गोइंग टू क्रोएशिया। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन कल के न्यूज आर्टिकल्स में भी मिलेगा, राइट। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, और ये कल के आर्टिकल में अगेन इट इज एन कंटिन्यूएशन। तो कल मैंने पूरा बैकड्रॉप बताया कि व्हाट इज हैपनिंग इन द इजराइल ईरान वॉर, राइट। सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, आई अर्ज यू प्लीज डू वॉच दैट फर्स्ट, otherwise this is going to be like difficult to understand, difficult to know. So please watch the previous video that I did yesterday. Now coming to understand, थोड़ा अगर मैं बेसिक्स में समझाऊं, क्विकली रिकैप करते हैं। वी सी दैट जून 13 को इजराइल ने यहाँ पे अटैक किया था, मिसाइल्स या ड्रोन अटैक्स किए थे, किस पे? ईरान पे। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। ओके, सो लेट मी क्विकली राइट इट, ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ये इजराइल वाला है, एंड इन्होंने बहुत ज्यादा न्यूक्लियर, मतलब उनकी जो फैसिलिटीज थे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इनको अटैक कर ली। ईरान ने भी रिटेलिएट किया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन? ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस, ट्रू प्रोमिसेस 3। दिस इज द ऑपरेशन बाय ईरान। तो ईरान ने भी 400 मिसाइल यहाँ पे इजराइल की तरफ यहाँ पे डाल दिए, एंड इजराइल में कैजुअलिटीज कम थी। वी सॉ 24 पीपल डाइड, whereas if you talk about Iran, there were 224 people that had died. So you see that ईरान में यहाँ पे ज्यादा लॉसेस हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं इजराइल ने अपना एयर स्पेस अभी बंद कर लिया है, ठीक है, एंड वी आर ऑल्सो गिविंग एड प्रोटेक्शन टू आवर ओन सिटीजन्स जो इजराइल और ईरान में है। तो इसीलिए ये न्यूज में हम देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रैटेजी ऑफ नेतन्याहू। नाउ नेतन्याहू कौन है? नेतन्याहू, द फुल नेम इज बेंजामिन नेतन्याहू, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ठीक है। तो इनकी स्ट्रैटेजी, इनका एंड गेम क्या है, ये यहाँ पे आर्टिकल दिया है। सो लेट अस ब्रेक दिस डाउन इनटू फर्दर एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज स्टेट कोलैप्स और रिजीम चेंज। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक इंटरव्यू में, फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा था कि वो एक हिंट कर रहे हैं कि एक रेजीम चेंज हो, ठीक है। ये हिंट कर रहे हैं कि जो रेजीम अभी है, विच इज ऑफ कोर्स अगेंस्ट और इज हॉस्टाइल टू इजराइल एंड यूएसए, ये वो चाहते हैं कि वो चेंज हो। यहाँ पे एक हिंट दिया है। फर्दर वी आर नॉट श्योर कि वो क्या करना चाहते हैं। डज ही वांट टू यू नो काइंड ऑफ हैव अ रिजीम चेंज विद रिगार्ड टू आयतुल्लाह खोमेनी। ये यहाँ पे जो आयतुल्लाह खोमेनी है, ये हमने देखा था कल के क्लास में कि ही इज द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ ईरान। यहाँ पे थियोक्रेटिक स्टेट है, रिलीजन पे लॉज हैं, सो इसके यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, या ये ईरान को यहाँ पे एक लीडर होने से रोकना चाहते हैं। जो वेस्ट एशिया में है, ईरान को यहाँ पे पावर्स कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द actual stand of Netanyahu? What exactly does he want from this? The second aspect is path of diplomacy. तो हमने देखा ट्रंप का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें, ट्रंप ने बोला है कि वी आर कीपिंग एन ओपन डोर फॉर टॉक्स। ओके, इट इज सेड कि ट्रंप यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, बट ये ओपन डिप्लोमेटिक टॉक्स के लिए ओपन है। चाइना भी कह रहा है कि हम भी यहाँ पे मीडिएटर रहने के लिए हो सकते हैं, ये कल के न्यूज में भी देखा था। ईरान ने इनफैक्ट गल्फ अरब स्टेट्स को यहाँ पे बोला भी है कि हम बातचीत करने के लिए रेडी हैं अगर बॉम्बिंग रुकता है। What about नेतन्याहू? इन्होंने क्या बोला है? नेतन्याहू ने बोला है डिप्लोमेसी अगेन वी आर कंसिडरिंग इज नॉट हिज गोल। व्हाई सो? बिकॉज जब डिप्लोमेटिक टाइज होने थे बिटवीन यूएस एंड ईरान, ये होने वाले थे मस्कट में, ठीक है। मस्कट में होने से पहले ही यहाँ पे इन्होंने मिसाइल डाला था। सो यहाँ पे नेतन्याहू इज नॉट कैन से इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी। यहाँ से हमको ये आइडिया मिलता है। सो सेकेंड थिंग, डिप्लोमेसी में नॉट बी इज कंसर्न। द थर्ड एस्पेक्ट इज यूएस इनटू वॉर। क्या यूएस भी इसमें शामिल हो सकता है? कैन दिस बी द थर्ड वर्ल्ड वॉर? सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस ने पहले बोला है कि हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ऑल्दो हमको आइडिया था कि ऐसा कुछ होगा। सो यहाँ पे ये कौन बोल रहा है कि एडमिट्स प्रायर नॉलेज ऑफ इजराइल प्लान्स? दिस इज ट्रंप हु इज सेइंग। यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं है, बट हमको आइडिया था। फर्दर यहाँ पे इजराइल कहता है
कि यूएस ने तो बोला था कि हाँ यार तुम ग्रीन लाइट, यू नो, दैट मींस गो अहेड विद इट, दैट इज व्हाट ट्रम्प हैज सेड इज व्हाट इजराइल इज सेइंग। तो इजराइल यहाँ पे बता रहा है कि यूएस इज ऑल्सो न्यू अबाउट इट एंड यूएस ऑल्सो अग्रीड कि तुम मिसाइल यहाँ पे उनको अटैक कर दो। फर्दर इजरायली ऑफिशियल्स यहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं कि यूएस शामिल हो जाओ, यहाँ पे ये प्रेशराइज कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, सो फार हम देखते हैं ईरान ने कहीं भी यूएस के मिसाइल्स या यूएस के एरियाज में अटैक नहीं किया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखना बाकी है कि क्या यूएस आता है मैदान में, डज इट ऑल्सो पार्टिसिपेट डायरेक्टली, वी आर येट टू सी। तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल हमने देखा है विद रिगार्ड टू नेतन्याहू's एंड गेम, व्हाट आर द नेतन्याहू's ऑप्शंस दैट वी सी। क्या ये डिप्लोमेसी है या ये रिजीम चेंज करना चाहता है, क्या ये यूएस को मैदान में लेके आना चाहते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी सी। नाउ फर्दर देन दैट, ये एक बॉडी हमेशा न्यूज में थी, कल भी न्यूज में थी, IAEA। तो उसके बारे में कुछ बेसिक्स हम जानते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो IAEA क्या है? नाउ IAEA इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है कि हम जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर पावर है, इसका पीसफुल यूज करें, इसका सेफ यूज करें, ठीक है। सो इट लुक्स फॉर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, एज वेल एज ये मिलिट्री पर्पस के लिए ना यूज करे, इनहिबिट कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है इट इज इन वियना, ऑस्ट्रिया, ऑलराइट। और ये जो बॉडी है 1957 में बनी थी, इट वाज कॉल्ड एज द एटम्स फॉर पीस। ये रिपोर्ट भी करती है UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इन ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना रिपोर्ट देती है विद रिगार्ड टू व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ न्यूक्लियर इन द वर्ल्ड, है ना। फर्दर 2005 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था उसके अच्छे काम के लिए फॉर द बेटर यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पावर, ओके, एज वेल एज यहाँ पे अभी 178 मेंबर कंट्रीज है एंड इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द IAEA, सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल जो है इट इज विद रिगार्ड टू खिलाड़ी excavations, okay, let's understand what is this खिलाड़ी excavations। firstly ये कहाँ पे पाए गए हैं? ये excavations पाए गए हैं तमिलनाडु में। now what has happened, let's see the context। ये जो न्यूज है इनफैक्ट कुछ महीने पहले भी न्यूज में था। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द न्यू थिंग दैट हैज हैपेंड। तो ये जो चीफ एक्सकवेटर जो था, जो मेजर आर्कियोलॉजिस्ट था इसके एक्सकवेशन में, जो इनका नाम है अमरनाथ रामकृष्ण। अमरनाथ रामकृष्ण अभी को ट्रांसफर किया गया है, ही इज बीन ट्रांसफर्ड टू ग्रेटर नोएडा एंड ही विल बी द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। अभी ये क्या है नेशनल मिशन ऑन monuments and antiquities, we are going to see that first, but ये transfer जो है this is not being taken positively by the Tamil Nadu government, okay? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे सेंटर अपना फोर्स लेके आना चाहता है, तमिलनाडु की जो कल्चर है इसको अफेक्ट करना चाहता है, it wants to degrade it, all of that is what the Tamil Nadu government is saying। तो ये क्या है किलाड़ी एक्सकवेशंस? लेट अस सी द किलाड़ी फाइंडिंग्स। इट इज मेनली फ्रॉम अ विलेज कॉल्ड किलाड़ी, ठीक है। तो ये किलाड़ी विलेज जो है ये तमिलनाडु में है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में, ओके, एंड अलोंग द वाईगाई रिवर। तो वहां पे रिवर है, उसकी बाजू में एक जगह है खिलाड़ी। Now, ये 2015 में यहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट की, ओके, खोदना स्टार्ट किया, एंड दिस वाज लेड बाय द ASI which is the Archaeological Survey of India, again we are going to see that in a while, and by the Tamil Nadu state government। तो ये पूरा खोदने लगे, समझने लगे, आर्टिफैक्ट्स बहुत सारे मिले। कितने आर्टिफैक्ट्स मिले? 18,000 artifacts मिले, and this included pots, some inscriptions, some gold ornaments, copper articles, precious stones, shell, ivory, बहुत सारी यहाँ पे चीजें मिली। ये फाइंडिंग से हमको क्या पता चला? इसे पता चला कि उस जगह में एक अर्बन सेटलमेंट, इन अ प्रॉपर विलेज काइंड ऑफ प्रॉपर सिटी लाइक सेटलमेंट वाज फाउंड इन साउथ इंडिया, इन तमिलनाडु, ओके, जिनको एविडेंस था इंडस्ट्रीज का, बीड मेकिंग, पॉटरी, वीविंग एंड सो। और यहाँ पे कौन से डेट, अगर आप रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हो, यानी पता लगता है कि कितने ओल्ड है ये, यू अंडरस्टैंड दैट इट वाज अराउंड 800 BC। तो ये जो
अर्बन कल्चर हम देखते हैं, यहाँ पे वी टॉक अबाउट संगम एज. ओके, तो संगम एज हम हिस्ट्री में भी करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं संगम एज. संगम एज वाज यूजुअली कैरेक्टराइज बिटवीन 300 BC से लेके 300 AD. So this was what the archaeologists had earlier decided or found out कि ये जो संगम पीरियड है तमिलनाडु या साउथ इंडिया में आया था 300 BC से, राइट. बट बिकॉज ऑफ दीज एक्सकवेशंस हमको यहाँ पे पता चलता है कि 800 BC के हैं, यानी ये और भी पुराने हैं और भी जूने हैं. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. नाउ यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है अमरनाथ रामकृष्ण, नाउ ही हैज बीन शिफ्टेड टू दिल्ली, सो ग्रेटर नोएडा. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू व्हाट इज दिस मिशन दैट वी टॉक अबाउट. ये मिशन 2007 में आया था, कॉल्ड एज द नेशनल मिशन फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है. सो वी अंडरस्टैंड कि कल्चर को प्रिजर्व करना है, हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं. अब पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया एक रजिस्टर हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं. जो भी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज चीजें हमको जो मिली है, पूरा उसका एक प्रॉपर रजिस्टर बना रहे हैं. सो दैट इज द मेजर एम ऑफ द नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज. हमने देखा ASI also was involved. So what is ASI? ASI is the Archaeological Survey of India, जो 1861 में बनी थी. And who is it formed by? It was formed by Alexander Cunningham. So he is the founder, he is the first director of the same. ओके, नाउ इंडिपेंडेंस के बाद इसको पावर ज्यादा दिए. इट वाज मेड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और ये एक्ट आया था 1958 में, कॉल्ड एज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट की वजह से जो उसको पावर मिले, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. फर्दर ये काम क्या करता है? ये रिसर्च करता है, सर्वे करता है विद रिगार्ड टू द वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया. सो इट इज मेनली कंसर्न विद आर्कियोलॉजी इन इंडिया, राइट. आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, कंजर्वेशन, प्रेजर्वेशन ऑफ दीज साइट्स. यहाँ पे again works under the Ministry of Culture and headquartered at New Delhi. So this is with regard to ASI and NMMA. Let's proceed to the next article. अगला जो article है, in fact we can relate it all the way to the Israel-Iran war because इसके impact क्या है ये हम देख रहे हैं. सो कल के आर्टिकल में आई शोड यू अ मैप, आई शोड यू इजराइल्स मैप, आई शोड यू ईरान्स मैप, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट दिस वे विच इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. याद है मैंने आपको जो मैप दिखाया था? सो इफ यू डोंट रिमेंबर, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन. ओके, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है, ये हमारा ईरान है, ये UAE ओमान है, तो इसके बीच में जो जगह है इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट शिप्स जाते हैं. ओके, यहाँ पे वी सी दैट द एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल डज अकर फ्रॉम दिस वेरी रीजन. तो ईरान ने यहाँ पे धमकी दी है कि अगर यहाँ पे इजराइल कुछ नहीं कर रहा है, रोकता नहीं है, तो हम ये बंद भी कर सकते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी कर सकते हैं. इससे क्या इम्पैक्ट होगा? इससे तेल इंडिया में नहीं आएगा और बाकी के कंट्रीज में नहीं आएगा. और अगर तेल नहीं आएगा, वी सी दैट द सप्लाई इज लेस, डिमांड इज मोर. व्हाट विल हैपन व्हेन द सप्लाई इज लेस एंड डिमांड इज मोर? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा. फर्दर ये बहुत एक्सपेंसिव होंगे चीजें, ऑयल विल बी एक्सपेंसिव. तो क्या हमारा जो फॉरेक्स है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, ये भी कम होगा, हमारे डॉलर्स ये भी कम होंगे. सो दिस कैन लीड टू ग्रेटर प्रॉब्लम्स इन द नियर फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो. नाउ लेट्स फर्स्टली अंडरस्टैंड सम बेसिक्स अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देन हम देखते हैं एक्चुअल नंबर्स एंड फिगर्स में इंडिया कैसा अफेक्ट होगा. सो स्टार्टिंग विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, याद रखना इट इज connecting the Persian Gulf all the way to the Arabian Sea. Okay? Further, ये connect कर रहा है ईरान एंड ओमान के बीच. So this you can see. Okay, even if you don't say Arabian Sea, आपने Gulf of Oman भी अगर देखा, that also would be right. ठीक है?
गल्फ ऑफ ओमान, बिकॉज अगर आप देखते हो मैप में, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अरेबियन सी इज राइट हियर, ओके, इज राइट टुवर्ड्स दिस साइड। तो यहाँ पे 20% ऑफ हमारा जो पेट्रोलियम लिक्विड्स है ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ट्रेड यहाँ पे ही जाता है। बट यहाँ पे याद रखना है हमको, हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं वी डोंट टेक इट फ्रॉम ईरान, हम ईरान से नहीं लेते, ठीक है, वी मेनली टेक इट फ्रॉम दीज अदर कंट्रीज, मेनली फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ईरान एंड सो ऑन, इराक, UAE एंड सो ऑन। फर्दर क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट, इससे क्या होगा, सप्लाई नहीं होगी, राइट, सप्लाई बंद होगी। फर्दर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, सो ये $120 to $150 पर बैरल, पर ऑयल बैरल, ये बढ़ सकता है। फर्दर यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे अभी ये रूट नहीं होगा, अभी लंबा सा रूट लेना पड़ेगा, सो दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज further cost. Now coming to understand how is India affected from all of this, because India import करता है, कितना import करता है, we are one of the third largest importer of crude oil, ठीक है, और सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से। बट अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द कंट्री दैट इंपोर्ट्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल, दैट वुड बी सऊदी अरेबिया, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया वुड बी द लार्जेस्ट exporter of crude oil, and if the question comes as largest importer, then your answer would be China. So China is the largest importer, and China in fact takes it a lot from Iran, ठीक है, ऑल राइट। सो 85% हमारा क्रूड ऑयल, हमारा कंजम्पशन भी है, 50% इज विद रिगार्ड टू द नेचुरल गैस, मेनली विद रिगार्ड टू द लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो हमारे सप्लाईज आते हैं रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, Qatar, Oman. So you saw that these are the countries that are actually surrounding the Persian Gulf, right? These are the surrounding. तो यहाँ से हमारे सप्लाई कम हो सकते हैं मेजरली, लेकिन हम लेते हैं रशिया से। सो अगेन वी सॉ रशिया इंपोर्ट नहीं करता ईरान से, बिकॉज यूएस ने हम पे सैंक्शंस लगाए हैं, जिसके कारण हमको ईरान से ज्यादा, हम ट्रेड ज्यादा नहीं कर सकते। बट हमने ईरान में एक पोर्ट बनाया है, राइट, वी हैव मेड अ पोर्ट इन ईरान। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्ट इन ईरान दैट वी हैव मेड? प्लीज यूज दैट, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। हम ये जो पोर्ट है, हम ऑपरेशन करते हैं इस पोर्ट को, तो आप ये यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। फर्दर 47% जो आता है, इट कम्स थ्रू, बिकॉज आई टोल्ड यू ये इतने सारे कंट्रीज, राइट, ये सराउंड करते हैं, तो मेनली यही रूट से हमारा ऑयल आता है। सो फर्दर देन दिस एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो एक्सपोर्टिंग ऑयल के लिए है, तो उसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट अस क्विकली सी व्हाट इज दैट कॉल्ड। इट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक कहते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस, ओपेक, ठीक है। ये जो है 1960 में बना था। सो ऑल ऑफ दीज केम टुगेदर एंड दीज कंट्रीज आर द मेजर कंट्रीज जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज में। सो विच आर द कंट्रीज दैट हैव दीज ऑयल्स, लाइक ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। तो पहले इन्होंने एस्टैब्लिश किया, फिर बाकी की 12, अभी तो टोटल 12 कंट्रीज हैं, तो बाकी कंट्रीज यहाँ पे ज्वाइन हुए, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज भी, लाइक अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, लिबिया, नाइजीरिया एंड UAE। तो अभी टोटल कितने कंट्रीज यहाँ पे हैं? 12 कंट्रीज हैं जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, राइट। इनका जो हेडक्वार्टर्स है ये वियना, ऑस्ट्रिया में है। बट रिमेंबर, ऑस्ट्रिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ओपेक। अब ऑस्ट्रेलिया मेंबर नहीं, बस यहाँ पे जो अग्रीमेंट हुआ था, दे डिसाइडेड टू कीप द हेडक्वार्टर्स एट वियना, ऑस्ट्रिया। फर्दर अंगोला भी था इसका, लेकिन 2024 में ये हट गया। Now there is one more organization that was in the news recently called as the OPEC Plus. OPEC Plus वो कंट्रीज हैं जो OPEC का पार्ट नहीं है, बट फिर भी ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। OPEC Plus वो कंट्रीज हैं that are exporting oil, exporting petroleum, but they are not members of OPEC. So इसीलिए OPEC Plus कहते हैं। So this is 23 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो रेगुलरली मीट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम कैसे
प्राइसेस मेंटेन करें, राइट, बिकॉज वी नो दैट ऑयल के प्राइसेस जो है ये अफेक्ट करते हैं लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, राइट, दे अफेक्ट द ग्लोबल प्राइसेस। तो इसको यहाँ पे यू कैन से डिसाइड करने के लिए, राइट, दिस इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड। सो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ ओपेक भी एंड ओपेक के अलग कंट्रीज भी। सो विच आर दीज कंट्रीज? देयर आर 12 ओपेक कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट ये दूसरे कंट्रीज लाइक अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, Malaysia, South Sudan, Oman, and there was a recent country that joined. That is why I gave this blank. Okay, February के news में होगा कि there was a recent country that joined the OPEC Plus. Can you tell me what is that name of the country in the comment section? The latest country to join OPEC Plus. Alright, तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा, ऑयल एक्सपोर्टिंग मेनली फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल अगेन आई हैव डिस्कस्ड इन माय यस्टरडेज न्यूज आर्टिकल व्हिच दैट टाइम आया था इंडियन एक्सप्रेस में, आज आया द हिंदू में, बट फिर भी थोड़ा एक बैकग्राउंड लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो कवर करते हैं। सो यहाँ पे सिप्री रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? सिप्री रिपोर्ट का फुल फॉर्म है Stockholm International Peace Research Institute. I'm repeating it, Stockholm International Peace Research Institute. तो ये रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट में यहाँ पे बोला है विद रिगार्ड टू कितना आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि द 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग इंटेंसिव न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन एंड दीज ऑल्सो इंक्लूड इंडिया एंड पाकिस्तान। कल के रिपोर्ट में हमने देखा है इंडिया हैज अबाउट 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स व्हेयरएज पाकिस्तान 10 कम है, यानी कि 170। इनफैक्ट चाइना हैज अ लॉट अराउंड 600, तो चाइना तो बहुत ज्यादा है, बट दिस इज द करंट स्टेट दैट वी सी। नाउ व्हिच आर द कंट्रीज दैट हैव इट? यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा किसके पास है, द आंसर वुड बी रशिया। We know with regard to the engaging of the Russia-Ukraine conflict, yes, Russia has the most amount of it. Now, यहाँ पे कुछ और डेटा भी हम डिस्कस करेंगे which is with regard to the New START treaty. Okay, तो New START treaty was a treaty signed in 2010. ये साइन किया था यूएस एंड रशिया में, रशिया के बीच में, and the major aim was for nuclear reduction. ओके, सो योर मिसाइल्स और सब ये रिडक्शन करने का इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था, बट दैट इज एक्सपायरिंग इन 2026। और क्या ये अभी एक्सटेंड करेंगे, क्या ये नहीं करेंगे, वी आर येट टू सी। सो न्यू स्टार्ट ट्रीटी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इन दिस रिगार्ड, और कल हमने ऑलरेडी सिप्री और सबके बारे में देखा था। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू द रिसेंट crash that happened, the AI plane crash, right? तो ये कब हुआ था? जून 12 को हुआ था, और 2 दिन बाद we saw that many foreign investigators ये इंडिया पे आए। Okay, so ये आर्टिकल यही कवर करता है कि why are these foreign experts coming to India? What brought these there? Now that is because of a convention, International Air Convention. So we are going to see about this. Let's first see कि कौन से foreign experts India में आए, कौन से foreign bodies आए. So first one we have the NTSB, which is the National Transportation Safety Board. ये USA की है, ठीक है. Then there is Federal Aviation Administration, ये भी USA की है. And finally the Civil Aviation Authority, which is of UK. तो ये 3 यहाँ पे foreign aviation agencies इंडिया में आए to do the inspection, to do the investigation of the same. Now, why are they involved? It is because of a very old convention which was signed in 1944, जिसको बोलते हैं the Chicago Convention. याद है कि इसी convention से एक body बना था which is called as the International Civil Aviation Organization. International Civil Aviation Organization. ये एक UN की agency जो बनी थी 1947 में. तो convention आया 44 में, organization बनी 47 में. So this oversees the aviation sector in the world. तो aviation के मामले में जो यूएन बॉडी है इसको ICAO, जैसे हमने देखा ना, हेल्थ के लिए है WHO, राइट, ह्यूमन राइट्स के लिए है UNHRC. सो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग बॉडीज है. तो सिविल एविएशन के लिए कौन सी बॉडी है? द ICAO. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICAO? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल में. एंड वेयर इज मॉन्ट्रियल? मॉन्ट्रियल इज इन कैनेडा.
Montreal is in Canada. Okay, so यहाँ पे 193 member countries हैं. India is also one of the member. Okay, and Annex 3 जो है शिकागो कन्वेंशन का एक पार्ट है Annex 13. Annex 13 जिसको कहते हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन. तो इन द केस ऑफ एक्सीडेंट्स एक सेपरेट एनेक्स है Annex 13, और इसका जो चैप्टर 5 कहता है कि कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है जब एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना है. विच इज द ऑर्गेनाइजेशंस दैट पार्टिसिपेट और दैट कैन पार्टिसिपेट इफ सच सिचुएशन अराइजेस. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे बताया है कि स्टेट ऑफ अकरेंस, यहाँ पे फर्स्टली हु कैन पार्टिसिपेट. द फर्स्ट वन जहाँ पे ये हुआ है, तो ये अहमदाबाद में हुआ, इंडिया में हुआ, सो इंडिया पार्टिसिपेट where the crash happened. Second is the state of operator. ऑपरेट यानी एयरलाइन जो है किस कंट्री का है, ये एयर इंडिया है, राइट. सो इंडिया अगेन गोइंग टू पार्टिसिपेट. थर्ड, state of registry, again this is with regard to India, right, where this happened. Further, design यानी कि जो एयरक्राफ्ट है ये किसका है, एयरक्राफ्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, राइट, दैट इज बोइंग. सो बोइंग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है, डिजाइन उनका है. सो अगेन वी सी दैट बोथ मैन्युफैक्चर यहाँ पे बना था, दैट इज यूएसए. सो दिस इज विद रिगार्ड टू यूएस ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट. लेकिन यूके क्यों पार्टिसिपेट किया फिर, यूके की भी थी ना सिविल एविएशन अथॉरिटी. इट इज बिकॉज ये लंदन बाउंड थी एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फॉरेन ब्रिटिश नेशनल्स, सो इसीलिए यहाँ पे यूके ने पार्टिसिपेट किया. सो इंडियन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ये लीड कर रहा है. सो दिस इज इंडियाज. फॉर द यूएस की जो एजेंसी NTSB एंड FAA, ये भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये देख रहा है कि क्या ये फॉल्टी है, क्या एयरक्राफ्ट में दिक्कत थी. थर्ड, यूके पार्टिसिपेशन बिकॉज 53 यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल्स थे, सो देयर सेफ्टी दे नीड टू गिव आंसर्स टू देयर ओन गवर्नमेंट, इसीलिए वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने देखा है ना, लेट्स सो दैट्स व्हाई द होल आर्टिकल दैट वी सॉ कि व्हाई द फॉरेन इन्वेस्टिगेटर्स आर कमिंग एंड वी आर येट टू सी व्हाट इज द एक्चुअल रीजन फॉर द सेम, राइट. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल जो है इट इज विद रिगार्ड टू सेंटर to focus on Aravalli Western Ghat restoration. Now, do you remember yesterday हमने start किया था 17 June is the day of the World Day to combat desertification and droughts. Remember? तो उसी के चलते we saw that Union Minister कौन है, भूपेंद्र यादव, इन्होंने जोधपुर में एक इवेंट किया था और इस इवेंट में यहाँ पे रिवाइज किया है द ग्रीन इंडिया मिशन. Now, what is the Green India Mission? Let us first quickly see that. जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये एक मिशन है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. सो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया ने एक प्लान बनाया है NAPCC, जिसमें 8 मिशंस हैं. ओके, तो सोलार के लिए है, देयर इज विद रिगार्ड टू वाटर, सो ऑल ऑफ दीज मिशंस आर देयर एंड हियर वी सी ग्रीन इंडिया इज वन ऑफ देम. तो ये जो मिशन थी 2014 में आया. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि दोनों स्टेट और सेंटर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, फंडिंग देते हैं. तो इसका मेजर काम क्या है, फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट. क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करना बाय द हेल्प ऑफ वेरियस मेजर्स, अडेप्ट करके या मिटिगेट करके, उसको रोक के या अगर जब हुआ है उसको यहाँ पे चेंज करके, ओके, सो या उसको बेटर करके. फॉर द ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मिशन के, जल्दी से देखते हैं. सो यहाँ दे वांट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 5 मिलियन हेक्टर्स, जिसको हम MHA कहते हैं, मिलियन हेक्टर्स. और हमारी जो फॉरेस्ट कवर का क्वालिटी है इसको भी बढ़ाना है बाय 5 MHA. तो टोटल कितना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को बेटर करना है, द टोटल इज 10 MHA. फर्दर हम इकोसिस्टम्स को इंप्रूव करना चाहते हैं. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज व्हेन यू take in the carbon from the atmosphere, when you absorb the carbon from the atmosphere, right, when you reduce the carbon from the atmosphere, इसको बोलते हैं sequestration. तो ये कैसे कर सकते हैं, by the help of growing trees, by the help of various technologies, clean technologies, आप कार्बन को यहाँ पे कम कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारा दूसरा मकसद है. तीसरा है to increase the forest based livelihood income. तो इनकम भी यहाँ पे जो आती है, okay, to increase it to about 3 million households living in and around the forest. तो उनके लिए, भलाई के लिए भी, उनका जो लाइवलीहुड है, बिकॉज दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर रिसोर्सेज, तो उनके लिए भी ये प्रोवाइड करें.
एंड फर्दर CO2 जो हम सेक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, इट विल बी बाय 50 to 60 मिलियन टन्स बाय 2020. तो ये पुराना है बिकॉज दिस हैड कम इन 2014. द टारगेट ईयर वाज सेट फॉर 2020. Now let's understand कि अभी यार रिवाइज क्या किया है. रिवाइज ये किया है कि हमारा जो ओवरऑल गोल होगा दैट वुड बी ओवर 24.7 मिलियन हेक्टर्स. इतना हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर होगा. कितना होगा? 24.7 मिलियन हेक्टर्स. अभी कितना है? व्हाट इज द करंट forest and tree cover? Please write that in the comment section. What is the current? Okay, this is the target. फर्दर मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम रिस्टोर, प्रोटेक्ट, एनहांस करें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की. फर्दर क्लाइमेट अडेप्टेशन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज यूज करें एंड कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन पे फोकस करें. और कौन से रीजन्स में ये फोकस होगा, कहाँ पे ये ट्रीज और सब भी फोकस में आएंगे? वी हैव द अरावलीज, राइट. राजस्थान रीजन में, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के रीजन में अरावलीज है, which is considered as the oldest mountain range in India. Further, Western Ghats that we see in the states from all the way from गुजरात से लेके केरला तक जो घाट्स हैं, right, these regions, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स. फॉर द मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स क्या होती हैं? द इंटरटाइडल जोन्स, यानी कि पानी और लैंड के बीच में देयर इज ऑलवेज अ जोन जहां पे यू नो देयर आर श्रब्स, देयर आर स्मॉल ट्रीज दैट आर ग्रोन, उसको बोलते हैं मैनग्रोव्स. ओके, यानी कि लैंड और पानी के बीच में जो इंटरटाइडल जोन होता है वहां पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, श्रब्स ग्रो होते हैं, उसको बोलते हैं मैनग्रोव्स. फॉर द हिमालयन रीजन, राइट, जहां पे ग्लेशियर्स और सब है. फॉर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, arid regions, right? So when you talk about Gujarat, Rajasthan region, तो वहाँ पे भी तुम you know the degradation को रोको, desertification को यहाँ पे रोको. So these are the areas that are being targeted, right? Let's now proceed to the next article. Next article कहता है Centers wide outreach aims to push flagship tribal welfare schemes in over 500 districts. Let's understand what is given in this Indian Express article. यहाँ पे हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये लॉन्च किया है आउटरीच कैंपेन्स. आउटरीच कैंपेन्स में ये 500 ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर इंडिया में फैलाएंगे. एंड द ट्राइबल्स दैट वी आर टारगेटिंग, हाउ मेनी विलेजेस हियर? वी आर कवरिंग 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस. 1 लाख ऐसे विलेजेस, घरों को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं. इस टारगेट से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम उनको जानकारी दे रहे हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स की. वी आर चेकिंग इफ दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द सेम. सो यहाँ पे लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स. फर्स्टली टू लेट देम नो कि ऐसे कुछ ट्राइबल स्कीम्स हैं, फर्दर आर यू इंक्लूड है, ये सब देखने के लिए ये हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने लॉन्च किया है. अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हु इज द करंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर? प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. हु इज द करंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये स्कीम्स कौन से हैं जो हम उनको बोल रहे हैं. Which are the schemes? Now there are 2 important schemes here that we'll see. The first one is PM Jan Man scheme. पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. ओके, नाउ दिस वाज लॉन्च इन 2023, यानी ये एक नया स्कीम है और ये फोकस कर रहा है PVTGs पे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय PVTGs? These are the particularly vulnerable tribal groups. मतलब there are some tribal groups that are even more backward. उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है. दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी लिव इन. दे आर स्टिल वेरी बैकवर्ड इफ यू टेल, राइट. उनका जो सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और भी ज्यादा पीछे हैं एज कंपेयर टू द अदर ट्राइबल्स. इनको बोलते हैं PVTGs. टोटल इंडिया में वी हैव 75 PVTGs और इन 75 में द मैक्सिमम दैट वी फाइंड दे आर प्रेजेंट इन विच स्टेट? इन ओडिशा. ठीक है, सो ये इनके लिए स्पेसिफिक स्कीम है टू इंश्योर उनका डेवलपमेंट हो. दे आर गेटिंग प्रॉपर लाइवलीहुड रिसोर्सेज, दे आर गेटिंग प्रॉपर हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब हम देख रहे हैं. फर्दर देन वी हैव द जनरल ट्राइबल्स, दैट इज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. ओके, दैट्स द होल नेम ऑफ द स्कीम. दिस वाज रिलीज्ड रिसेंटली इन 2024, पिछले साल के बजट में. फर्दर ये नाम दिया गया है बिरसा मुंडा, हु वाज कॉल्ड एज धरती आबा. What is धरती आबा? यानी कि फादर ऑफ द अर्थ, फादर ऑफ द अर्थ, धरती आबा. बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी में ये रिलीज किया था इन झारखंड के इलेक्शंस के टाइम पे, एंड दैट वाज ऑन November 15th.
November 15th is called as the जनजातीय दिवस. That's a tribal day. कब मनाया जाता है? November 15 on the birth anniversary of मिर्सा मुंडा. तो मिर्सा मुंडा कौन है? He was a tribal leader who took in a freedom struggle में इन्होंने participate किया against the Britishers. तो उलुगन revolt इन्होंने लीड किया था. ओके, उलुगन रिवोल्ट विच वाज इन झारखंड. सो दैट इज व्हाई इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद रखने के लिए हमने इनके दिन पे ही यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च किया है. फर्दर इन दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम, यानी कि एक बड़ा सा स्कीम है जहां पे 17 मिनिस्ट्रीज भी आते हैं. सो दिस इज लुकिंग एट हॉस्टल कंस्ट्रक्शन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट एक्सेट्रा. तो बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स को भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं. सो इट्स लाइक एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द ट्राइबल्स. ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि दोनों सेंटर और स्टेट यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं. Clear? Let's now proceed to the next article and the last article of the day, which is the largest automobile facility जो recently inaugurate की है हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव. Remember अश्विनी वैष्णव के दूसरे मिनिस्ट्रीज भी है. Can you tell me what are the other ministries which अश्विनी वैष्णव is currently taking? Apart from Ministry of Railway, ये कौन से और मिनिस्ट्रीज का पोर्टफोलियो इनके पास है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज ही इज क्वाइट इन द न्यूज. फर्दर तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल. साउंड्स कंफ्यूजिंग बट वेरी इजी. यहाँ पे हम ट्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ट्रेन के मॉडर्नाइजेशन के लिए वी हैव द गति शक्ति स्कीम. तो यहाँ पे जो ट्रेन्स हैं, इस ट्रेन्स में वी आर गोइंग टू टेक और वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कार्स. तो कार्स को अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह, जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके दूसरे जगह पहुंचाना है, ओके, बिकॉज द कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन रीजन, तो मैन्युफैक्चरिंग से दूसरे आउटलेट में जाएंगे, शोरूम्स में जाएंगे, राइट. तो इनको यहाँ पे हम रेलवे की सहायता से पहुंचाएंगे. नाउ व्हेन यू आर टेकिंग रेलवेज, आप बहुत ज्यादा गाड़ियां लेके जा सकते हो एट अ गिवन स्ट्रेच, एट अ गिवन टाइम. सो दैट इज द पॉजिटिव. तो ये किसके लिए पॉजिटिव है? एनवायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली. फर्दर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर हैविंग अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप एक्सपेंसेस भी कम कर रहे हो. एट वन स्ट्रेच आप बहुत सारे गाड़ियां को लेके जा रहे हो, राइट. सो दैट इज द पॉजिटिव ऑफ दिस, कि ये कार लोडिंग, ओके, आप रेलवेज की सहायता से यू आर बेसिकली टेकिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, इससे ये इंक्रीज होगा. तो ये कहाँ पे सेट किया है? ये जो हम बना रहे हैं, ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मनेसर फैसिलिटी हरियाणा, यहाँ पे हो रहा है. ठीक है. सो दैट इज द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे that is inaugurated. So Maruti Suzuki बात करें, it is 50% of our all car rail transport जो रेलवेज आते हैं, 50% मारुति सुजुकी यहाँ पे लेता है. फर्दर इनके दूसरे प्लांट्स भी है, गुरुग्राम में, ककरोड़ा which is in हरियाणा, एंड गुजरात में भी है. So this is, they can ask you where it is present. तो ये वन लाइनर्स में आपको ज्यादा आएगा, right? So this is all with regard to the important articles of the day. Again, many interesting articles that we covered. I will see you in the next video where I'll be discussing 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.